नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूसीसी पर सियासत। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में इस वक्त बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तमाम दल इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ पक्ष में हैं तो कुछ मौन, लेकिन कुछ स्मार्ट प्लेयर्स भी हैं। न अपने आप को यूसीसी के विरोध में रखना चाहते हैं, न पक्ष में। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यूपी में कई महत्वपूर्ण दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके समर्थन में दिख रहे हैं। बसपा मुखिया मायावती ने जहां यूसीसी का कंडीशनल समर्थन व्यक्त किया है, तो वहीं ओम प्रकाश राज पर खुलकर समर्थन में है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इसकी जानकारी दी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश कर रही है, हम उसका समर्थन नहीं करते। इस पर राजनीति ठीक नहीं है। बात करें सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की, तो पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश भर के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए और जो कुछ भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर समान आचार संहिता का समर्थन किया है। शिवसेना ने भी इसका समर्थन किया था। इधर जदयू ने यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को पॉलिटिकल स्टंट बताया। यानी तमाम दल अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से या तो समर्थन कर रहे हैं या फिर न्यूट्रल हैं। ऐसे में यूपी पॉलिटिक्स के लिहाज से सवाल यह है कि क्या यूसीसी पर विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन नया सियासी गठजोड़ गढ़ेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मददगार बन रही है? क्या बसपा और भाजपा में गठबंधन में अब और कितनी देर बाकी है? क्योंकि सारे पत्ते तो साफ दिखाई दे ही रहे हैं। मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस इस पर मिले हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से जनता की राय ली जा रही, राजनीतिक दलों की राय ली जा रही, जिस तरह से उसमें पूरी तौर से मुझे लगता है तमाम लोगों ने पढ़कर समझकर, तमाम दलों ने देश के हित में क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि भाई और भाई के उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। चाहे कोई किसी समाज से आता हो, किसी धर्म से आता हो, कानून की जैसे आईपीसी और सीआरपीसी एक है, उसी तरह हमारे सभी मामले एक जैसे होने चाहिए, जिससे तमाम विवादों से छुटकारा मिले। मुझे लगता है तमाम दलों ने इसकी डीप में पढ़ाई की है, जानकारी की है, उसके बाद अपना समर्थन दिया है इसको। देश की विविधता और बहुलता को देश का संविधान मान्यता देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यूसीसी पर इतना क्यों राग अलाप रहे हैं? 2024 का चुनाव है, सबको पता है देश में गिरती अर्थव्यवस्था है, महंगाई है, लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है, और आप उनसे ध्यान भटकाकर यूसीसी पे आ गए। अरे, दो तरह की राजनीति मत करिए। देश हमारा संस्कृति और जो लगातार संविधान को मानने वाला है, और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो भी चीजें सामने होंगी वो आपको बताई जाएंगी। कर्नाटका की हार, विपक्ष का प्रहार और विदेश में पत्रकारों के सवाल, इन चीज़ों से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। और उस बौखलाहट में, उस परेशानी में उनके पास ध्यान भटकाने के अलावा कोई मुद्दे अब उनके पास बचे नहीं हैं। इसलिए यूसीसी का मुद्दा लेके आया गया है। लॉ कमीशन ने, पिछले लॉ कमीशन ने कह दिया था कि अभी यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी चर्चा करते हैं, अगर आप इसकी सार्वजनिक पटल पर चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले धार्मिक संगठनों की, सामाजिक संगठनों की और राजनीतिक पार्टियों की आपको एक राय लेनी चाहिए, जिसके लिए मीटिंग भी बुलाई गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी राय रखेंगी, मगर सवाल यहाँ पर एक और बनता है कि क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई तो लेके आइए यूसीसी? किसने रोका है? क्या किसान की आय दुगना हो गई? किसने रोका है? आप खुद ही मुद्दे लेके आते हैं और खुद ही बीजेपी बताती है कि ये देखो ये लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि उसका आपको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके और आप वोटों का पोलराइजेशन कर सके। इस राजनीति को जनता समझ चुकी है और पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। सपा इस पर पोलराइजेशन का आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं बाकी दलों का ये कहना है कि अगर इसमें तमाम चीज़ें अगर एक साथ आती हैं, हालांकि यूसीसी को लेकर अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग तरह की राय है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक तरफ सिविल लॉ है तो एक तरफ क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल कानून है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, क्योंकि दलों के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी, उसके बाद चर्चा की हम आगे शुरुआत करेंगे। मलिक जावेद अंसारी साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर।
दीपक सोनकर साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। दयाराम भार्गव जी सुबह सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले दयाराम भार्गव जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी तरफ से समर्थन की बात कही गई है, यानी ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अगर इसमें देश का हित है, राष्ट्र का हित है तो हम समर्थन में हैं, क्यों? देखिए, क्यों दिखता है देश हित राष्ट्र हित इसमें जो बाकी दलों को नहीं दिखता? अब बाकी दलों को 75 साल की आजादी में इन लोगों ने वोट बैंक बना के रखा है। इन्होंने उस समाज को हमारे देश में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब पर ये लागू है। सब लोग तो काम कर रहे हैं ना, सब तो स्वच्छ है। और जब जब इस तरह की बातें आती है तो ये तमाम तरह के जो वोट बैंक के लोग हैं, केवल वोट से मतलब है, इन्हें किसी भी समाज के उत्थान से मतलब नहीं है। उनके बेटी बेटा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी नौकरियों में जाए। जिस तरह भारत देश में सबको समान अधिकार मिला हुआ है, वो इन पे भी लागू हो जाए। और कई ऐसी विसंगतियां आती हैं, आपने देखा होगा कि इनके समाज में शादी ब्याह का भी मामला देख लीजिए, हम लोगों में देख लीजिए। और पूरे भारतवर्ष में एक राज्य है गोवा, जहां पे ये लागू भी है। और और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस संविधान को बनाने वाले रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बिल का समर्थन किया था, इसको लागू करने की बात करी थी, समर्थन किया था। कांग्रेस ने भी अपने हिसाब से काम किया, भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से काम कर रही है। मुद्दा ये नहीं है कि बहस नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि जितने समाज के धार्मिक संगठन के लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया वहां पे जाके जमा करके बताएं कि इससे लाभ और हानि क्या है, क्या लागू हो जाने से ऐसा कौन सी दिक्कतें लोगों उस समाज में पैदा हो रही हो, बताए ना। जो दल विरोध कर रहे हैं वो वोटों की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी विशेष के समर्थन में वो आ जाते हैं तो उनका दूसरा वोट जो है वो कट जाएगा। मलिक साहब। जी पारुल जी, बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं आपके सवाल से। वो इसलिए सहमत नहीं हूं, 220 इतनी ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में भी विरोध कर रहे हैं तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो फिर लेकिन सवाल ये है कि जो 21वां लॉ कमीशन था उसने साफ कर दिया था, उन्होंने 75,000 लोगों से राय ली थी देश भर में, जूरिस्ट से, लीगल एक्सपर्ट से, तो उन्होंने नकार दिया था कि अगर इसको लागू किया जाएगा लोगों की भावनाओं के आधार पे तो इट विल बी थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। और लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव भी दिए थे। लॉ कमीशन ने सुझाव दिए थे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 में की धारा 15 में बदलाव करोगे आप, एक्सप्लेनेशन 6 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट की उसमें बदलाव करोगे आप, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 213 को हटाओगे आप, नहीं हटाओगे। लेकिन दूसरा ये है कि 371A अगर आप पढ़ें तो उसमें नागालैंड को विशेष अधिकार दिए हैं कि वो अपने सोशल कस्टम को, ट्रेडिशन को बरकरार रखें। 371 आर्टिकल जी जो है उसमें मिजोरम को ये पावर दी गई है कि उनके रिलीजियस फ्रीडम से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, जो भी उनके कस्टमरी लॉज हैं उनसे छेड़छाड़ न की जाए। इवन पार्लियामेंट भी कानून बनाता है तो भी उन पे लागू नहीं होगा। तो ये एक देश एक कानून की बात करते हैं। अभी मेरे भाई ने कहा गोवा में ये लागू है, वो 1870 से लागू है, वहां पे पोर्चुगीज सिविल कोड लगता है, भारत ने नहीं बनाया। जब विलय भी नहीं हुआ था गोवा का तब से वहां पे लगता है। दूसरा मैं इनसे सवाल ये कहना चाहूंगा, ये धर्मों को उलझा रहे हैं कि धर्म को क्या आपत्ति है, उसको क्या आपत्ति है। शेड्यूल अगर 6 अगर आप संविधान का पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है, लॉ कमीशन ने भी इस पे जोर दिया है कि डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। और शेड्यूल 8 जो है संविधान का उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कल को ये कहेंगे एक भाषा कर दो। तो सवाल बहुत सारे हैं। और दूसरा कुछ एक और बस 1 मिनट दीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या बदलाव करोगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट में आप क्या बदलाव करोगे, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में क्या बदलाव करोगे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में आप क्या बदलाव करेंगे, बताएं जरा विस्तार से मुझे। एक देश एक कानून होगा ना तो सबके कानून एक होंगे, तो बताएं। ठीक है दयाराम जी, वापस आऊंगी। बाकी 2 मेहमान और हैं, उनसे हम एक एक टिप्पणी ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। कपिल जी क्या कहेंगे? देखिए काफी जी कहिए सर। कपिल जी की आवाज दीजिए। इको काफी हो रही थी। हाँ कहिए सर।
मेरे लिए। शायद कोई ऑडियो का इशू बहुत ज्यादा इशू हो रही है। लौट रही हूँ कपिल जी, आपके पास आ रही हूँ मुझे वापस। सिर्फ अपनी आवाज हाँ, मैं लौट रही हूँ, आपकी आवाज़ ठीक कर लेते हैं, उसके बाद वापस आती हूँ। दीपक जी, कई सारे FN बर्ड्स हैं, बाकी ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, उनका आप क्या करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन आज का जो मुख्य सवाल है कि BSP की तरफ से आपको समर्थन मिल रहा है और दूसरा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी आपको यूपी में समर्थन मिल रहा है। BSP की तरफ से कंडीशनल सपोर्ट ये कहा जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या BSP पर्दे के पीछे आपको सपोर्ट कर रही है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? अब देखिए पापू जी, जिस तरीके से अगर हम यूसीसी की बात करेंगे, मेरी वापस आ एक रही है। देश, एक विधान, एक संविधान मुझे और एक वापस कानून को लेकर के हो रही है। तमाम संगठन, तमाम बहुत ज्यादा पार्टियां, इको हो रही तमाम सामाजिक संगठन, तमाम समाज के लोग और जनता किस तरीके से अपने जिस तरीके से सुझाव आ रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा सुझाव की सहमति पर आ चुके हैं और हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर सुझाव दे रहा है और जो सहमत है और वो हमारे साथ आ रहा है और यूसीसी के कानून के साथ आ रहा है। दूसरी बात तो मैं ये कहता हूं, हमेशा से हम लोग चर्चा में भी कहते हैं और एक अभियान का एक नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम कैसे भाई भाई होंगे? भाई का कानून अलग है, उसका तलवार चलाने का तरीका अलग है, इनका डंडा उठाने का तरीका अलग है। जब तक हमारा एक संविधान, एक विधान और हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं, तो हम इस कानून पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? एक धर्म में नियम है हम 3 से ज्यादा शादी कर सकते हैं और एक धर्म में नियम है कि हम एक शादी कर सकते हैं। एक धर्म में नियम है हम 3 तलाक के बाद भी शादी कर सकते हैं या तलाक के बाद भी शादी नहीं। तो एक देश के अंदर, इस देश के रहने वाले एक एक जनता के अंदर एक ही कानून क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी जो भाईचारा की पद्धति है, हमारी जो भाईचारा का भाव है, बाबा साहब ने हमेशा से संविधान को लेकर के और सबको एक बराबर तोलने के लिए, माने एक पद पर खड़े चलने के लिए संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार इस पर विश्वास करना चाहिए और मैं कहता हूं कि जो भी हो, जो भी दल हो, संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से लगातार विकास की यात्रा को बदलने का कार्य किया है और जो संगठन के अनुशासन से लेकर के बढ़ने का कार्य किया है। मेरा मूल सवाल लेकिन आप भूल गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर से याद दिला देती हूँ, जहाँ मायावती जी ने जब पीसी की उसमें उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर वो समर्थन तो करती हैं लेकिन इसे जिस तरह से लागू करने की आप कोशिश कर रहे हैं उसका वो समर्थन नहीं करती हैं। ओम प्रकाश राजभर FN बट कुछ भी हो, मैं तो आपके साथ हूँ, राजभर साहब तो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। जदयू का भी अलग स्टैंड है, वो पॉलिटिकल स्टंट आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आपको ये, अभी आप जो भी भाईचारे की बात कर रहे हैं, 9 सालों में आपको याद नहीं है, इवन आज़ादी के 75 साल में आपको याद नहीं गया, तब से हम ये सब चीज़ें होते हुए देखते आ रहे हैं। तो कई सारे सवाल हैं जो आपके आसपास हैं, उनका भी जवाब देना होगा। और मुख्य सवाल मेरा कि एक तरफ BSP आपके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी, लेकिन बाकी दल आपसे नो कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना पारुल जी, मैं आपके सवाल के जवाब पर ही आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति से और जिस तरीके से जनता पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को योजना से जोड़ने के साथ जो हमारे साथ सहमत होगा, जो देश के हित के लिए, जो देश की एक अंतिम लागू करने का तरीका और इसमें जल्दबाजी ना कीजिए, ये 2 बातें सामने आई कि लागू करने का आपका तरीका ठीक नहीं है और इसमें जल्दबाजी ना करें। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको सपोर्ट कर भी रही है वो भी एंगल जोड़ रहे हैं। अभी अरे मैं वही आ रहा हूँ ना, अभी पर्याप्त समय है, लोगों का सुझाव आ रहा है, हर पार्टी का समर्थन आ रहा है, सुझाव के साथ मिलकर के फिर किया जाएगा। ठीक है, सुझाव आएंगे, ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद इस पर भारतीय जनता पार्टी और भी क्लियरिटी करेगी इस पर। लेकिन उसके बावजूद भी आप बाकी दलों से पूछ रहे हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहरहाल कपिल जी कहिए। देखिए पारुल जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि इस पे राजनीतिक डिस्कशन तो मतलब ही नहीं रखता यूसीसी। संवैधानिक डिस्कशन होना चाहिए, विधिक डिस्कशन होना चाहिए। और हमें बड़ा दुख है कि हम अपने 2 प्रवक्ताओं में खोजते रह गए कि संविधान और हमारी विधियों की जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उन पर कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ। हम ये कहते हैं, आप एक शब्द में कैसे जान सकते हैं कौन यूसीसी के साथ है, कौन यूसीसी के साथ है? या जो आपकी विधि आयोग का गठन 22 में हुआ है, उसने लोगों से मशवरा मांगा, किस चीज पे मांगा है? भाई यूसीसी में तो ये सबको पता है कि प्राइवेट लॉज जो भी होंगे, पर्सनल लॉज जो भी होंगे वो एक हो जाएंगे। तो ये एक लाइन के अंदर आप कौन सी चीज चाहते हैं?
यानी या तो आप ये मसौदा कहना रखा चाह रहे हैं होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी ने जो कहा है या बसपा जो कह रही है उनको खुद ही नहीं पता ये सारी बातें? नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूं आपको। हमें आप बताइए, जब हिंदू लॉ कोडिफाइड हुआ और सैकड़ों लॉज ऐसे हैं कि जब आप यूसीसी लेकर के आएंगे तो प्रभाव डालेंगे। और मैं आपको एक चीज और भी कह दूं कि जिस दिन संविधान सभा में ये मैटर उठा और आर्टिकल 31 में नहीं रखा गया, अब हम आदरणीय मित्रों को ये चाहेंगे कि वो विधिक रूप से डिस्कशन, आखिर 31 में क्यों नहीं रखा गया, क्यों इसको प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस में क्यों रखा गया, नीति निर्देशक तत्वों में क्यों रखा गया, 44 में क्यों रखा गया, क्यों संविधान सभा दो भागों में फट गई, क्यों संविधान सभा जब इतना ही अच्छा था तो उसको लागू क्यों नहीं कर दिया, और क्यों अंबेडकर साहब ने इस बात को कहा कि हम तो चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हो, लेकिन उन्होंने बहुत माने जिसको अंडरलाइन किया जाए तो उन्होंने कहा कि अगर आने वाली सरकारें इसे लागू करने का प्रयास करेंगी लेकिन सहमत के आधार पर, और जबरन अगर कोई सरकार इसे लागू करती है, अगर जबरन कोई सरकार इसे लागू करती है तो ये उस सरकार का पागलपन होगा। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, ये पता नहीं क्यों जब यूसीसी की बात होती है तो मुस्लिम पर चले जाते हैं। मैं एकदम मुस्लिम पे नहीं जाऊं। जो आप कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू है, उसमें हिंदू 2 शादियां कर सकते, फिर उसके बाद आप आ जाइए हिंदू कोडिफाइड लॉज जो बना उसका सेक्शन 2 ये कहता है कि ये हमारे आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। एक अलग एक्ट ये कहता है कि जल जंगम और जमीन पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार होगा। हमारा 371 आर्टिकल कहता है कि उनकी सांस्कृतिक और प्रथाएं और रीति रिवाज को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो उनके यहाँ तो रीति रिवाज है भैया, असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, कई एक जगह पे ट्राइबल्स का ये है कि उनके यहाँ फुनरल तक 21 दिन बाद होता है और परिजन एक दूसरे से बात करते हैं और वहां प्रसाद वितरण होता है। अब आप कहें ये क्यों होता है, एक विधि एक विधान ये संविधान, अरे ये कहने की चीज है। जब आप अपनी तुलना किसी इस्लामिक राष्ट्र से करते हैं या क्रिश्चियनिटी के राष्ट्र से करते हैं तो गलत करते हैं। आप जो हैं वो एक धर्म पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ पे जो गुलदस्ते में जितने फूल, अभी हमारे मित्र कह रहे हैं ना, थोड़े थोड़े दूर पे ही। अच्छा एक बात बताइए कपिल जी, वो सारी टेक्निकल बातें आपकी ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ भी जाता है, यूसीसी आ भी जाता है, तो ये मुस्लिम्स के लिए अच्छा होगा या ठीक नहीं होगा? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय के गुरु अपना समझें कि उनके यहाँ क्या ठीक होगा क्या नहीं होगा, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको ठंडे दिमाग से सबको सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम किसी अन्य राष्ट्र से अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। ठीक है, लेकिन इसे पॉलिटिकल एंगल से जो आपकी पार्टी को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मुस्लिम वोट ना कट जाए, इसलिए आप यूसीसी का समर्थन नहीं करना चाहते। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हाँ। इससे आर्टिकल 25 का वायलेंस होता है, 26, 27 और 28 का वायलेंस। मैं एक बात कहता हूँ, जब आप कोई कॉमन सिविल कोड लाओगे, हिंदू जो कोडिफाइड लॉज है वो तो खत्म हो जाएंगे ना। ठीक है, हमारे यहाँ ये कहा गया है, नहीं सुन लीजिए, आपका ये कहना है कि वाया आदिवासी सामने मुस्लिमों को रखा जा रहा है। हिंदू सुन लीजिए, केरल में मामा और भांजी की शादी सर्वोत्तम मानी जाती है, और मिताक्षरा विधि जिससे हम और आप गवर्न होते हैं, इसके अंदर पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी। समय मेरे पास कम है, बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना होगा। ये नल एंड वाइड विवाह होता है, वाइडेबल भी नहीं। तो इस चीज को सोचना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे ना अभी कि लोग ये अगर बाकी चीजों को भी मैं आपकी मान रही हूँ, लेकिन मुस्लिम्स के लिए क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा? मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि काफी चेंजेस वहां पर भी आ रहे हैं ना। वो 30 अगस्त 2018 को 21वें विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई जस्टिस BS चौहान के उसमें अध्यक्षता में, उसमें तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाई जो यूसीसी है वो लागू मैं उस रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तो सपा का पक्ष जानना चाह रही हूँ ना सर। ठीक है दीपक जी, सपा का पक्ष क्या है इस पर कि ये ठीक होगा या नहीं होगा? आप बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए कि पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन ला करके जो आपके आपसी बीच में भेदभाव है उसको दूर किया जा सकता है। ये विधि आयोग ने कहा, जस्टिस चौहान की कमेटी ने कहा, आपकी बात क्लियर होगी। दीपक जी बोलना शुरू कीजिए। कि असमानता नहीं है, भेदभाव है।
दोनों को समझने के लिए बारीक रेखा होनी चाहिए मस्तिष्क में कि विधि कैसे बनती है। ठीक है दीपक आपके जी, रीति रिवाज प्लीज प्लीज आपकी बात हो गई सर। कपिल जी हो गई आपकी बात पूरी। दीपक जी क्या कहा गया है? समय मेरे पास कम है सर, प्लीज प्लीज। आर्टिकल 6 तक कैसे कहा गया? कपिल जी प्लीज, समझ गए सर, प्लीज काम डाउन। भारतीय पार्टियां यूसीसी को न समझते हुए केवल अपनी गठजोड़ को आगे रखती ठीक है सर, समझ गए लेकिन मैं कहता हूं रुक जाइए कि प्लीज, मुल्क रुक जाइए में सर, मुल्क बाकियों का भी टर्न आना है। डिस्कशन करना ठीक है सर, प्लीज रुक जाइए। कहिए दीपक जी। पारुल जी हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि हाँ। बाकी पार्टियों को समझ में नहीं है। अभी एक गठबंधन बन रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी है, इसका मतलब उसको भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बुलाया नहीं, उधर से उद्धव ठाकरे जो पार्टी बनी है। सुन लीजिए भाई, सुनिए भाई, सुनिए। अरे भाई श्रीवास्तव जी देखो, बोलने दीजिए कपिल जी, आपकी बारी के समय बोलिए ना। आप बोल रहे थे किसी ने बीच में नहीं बोला ना। नहीं श्रीवास्तव जी ने पहले सुनिए, एक सेकंड कपिल जी, जब आप बोल रहे थे किसी ने ये तू मैं वाली बहस मत कीजिए प्लीज। कि आपने प्रदेश में मुसलमान बहनों को उलझा रखा, उनके हक अधिकार से समाजवादी पार्टी ने उनको खत्म करने का काम किया। अगर आपको वोट बैंक की राजनीति नहीं दिखाई देती है तो आपने उलझाया क्यों? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी, केवल इतना बता दो सुनिए तो कपिल जी, वो कुछ सवाल रखना चाह रहे हैं। एक तो कपिल जी आप ना एक कंटिन्यूअसली बोलते हैं, आप रुकते ही नहीं है। सबसे ज्यादा समय आपको हमने सुना है, उसके बावजूद भी आप सुनना नहीं चाहते। ये अच्छी बात नहीं है ना सर। पारुल जी कॉमन सिविल कोड जो है, जो विदेश की धरती पाकिस्तान में भी लागू है, बांग्लादेश में लागू है, तुर्की में लागू है, इंडोनेशिया में है, मिस्र में है, अमेरिका में, आयरलैंड, ये जितने तमाम कंट्री ये लागू है, वहाँ उनको समस्या नहीं है। अरे सुनिए भाई, सुनो भाई, कपिल श्रीवास्तव जी सुनिए। कंटिन्यूअसली आप बोलते हैं सर, कंटिन्यूअसली आप सुनते बिल्कुल नहीं, आप किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते। सबसे ज्यादा समय सुना मुस्लिम बहनों की जो साड़ी बाकी मेहमानों को भी सुनना है, वो 18+ में हो, आप उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि वो मुस्लिम समाज जो माताएं बहने हैं वो अशिक्षित होंगी, कम उम्र में शादी होगी। दीपक जी बोलना शुरू कीजिए प्लीज, फिर मलिक साहब के पास जाऊंगी मैं, समय कम है। जो सारी समस्याओं का जो एक है उसका निवारण हो। ठीक है, दूसरी बात, कानून व्यवस्था का कम से कम लोगों को लाभ मिलेगा। दयाराम भार्गव जी रुक जाइए। में 1931 में मुसलमान कितने % नौकरियों में था? आज 2023 में 1% रह गया सरकारी नौकरियों में। सर प्लीज, दूसरे गेस्ट भी है मेरे, उनको भी मुझे बोलने के लिए टाइम देना पड़ेगा। प्लीज समय का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दीपक जी बोलिए। भाजपा की सत्ता की मलाई चट करने से कपिल जी प्लीज थोड़ा सा श्रीवास्तव जी सच्चाई बात करते हैं। दीपक जी आप बोलना शुरू कीजिए, अपने समय पर बोलिए। दयाराम जी अपने समय पर बोलिए, रुक जाइए। कहिए दीपक जी। देखिए पारुल जी, इस चर्चा से समझ में आता है कि आदरणीय हमारे कपिल सिंह भाई साहब बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है और विद्वान प्रवक्ता, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मगर एक बात ये समझना चाहता हूं मैं उनसे कि इस देश में रहने वाले 2 नागरिक, अगर उनके लिए भी अलग अलग कानून होगा, हर कोई अपने हिसाब से पर्सनल लॉ बना करके चलेगा और वो संविधान को नहीं मानेगा, वो लोकतंत्र को नहीं मानेगा, तो इस देश में क्या चीज को सत्य करने को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। समय कम है। दूसरी बात ये है, जिस तरीके से आप लगातार जाति और धर्म को भड़काने का कार्य करते हैं, और आज हम हमेशा नारा देते हैं कैसे नारा पूरा होगा, कैसे एक देश के अंदर एक नागरिक के लिए कानून होगा, कैसे हम समान मलिक साहब रुक जाइए सर प्लीज। समय मेरे पास कम है, सभी मेहमानों को समय देना जरूरी था। मलिक साहब कहिए। सुन लीजिए, बहुत अच्छा पॉलिटिकल भाषण आपने दिया। मेरा ये कहना है कि आपने कहा एक देश एक कानून होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए। लॉजिक क्या है? गोकुशी के कानून आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में अलग है, त्रिपुरा में अलग है, गोवा में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में सारे अलग हैं। पहले गोकुशी के ही कानून एक करके दिखा दो मेरे भाई। जीएसटी हम कब से चिल्ला के कह रहे हैं कि 4 स्लैब बना रखी, 5 स्लैब बना रखी, 1 स्लैब करके बता दो। आपसे वो तो हो नहीं रहा है। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि
इस तरह से जब हम कानून बनाने की बात करते हैं तो सभी दलों का समर्थन चाहिए होता है, या फिर अगर आप नहीं चाहते तो सभी जो आप बाकी विपक्षी दल हैं उनका एकजुट होना। आपने महागठबंधन की बात की, एक मंच पर इकट्ठा भी हुए, लेकिन कुछ लोग अभी जो वहाँ पर भी होंगे शायद वो वहाँ पर होने के बावजूद भी अभी कोई समर्थन में है तो कोई कह रहा है कि हम समर्थन में नहीं हैं, या वो अनकंडीशनली या फिर कंडीशन रखकर वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में इस बिल को या ड्राफ्ट का आ जाने के बाद इफ एंड बट्स आप कर सकते हैं, नहीं हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन जब इस पे मत मांगा जाएगा तब आप क्या करेंगे? कुछ अलग है कुछ आपके साथ? नहीं, डेमोक्रेसी में डिवीजन नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी खत्म है ना, फिर डिक्टेटरशिप है। तो साथ आपका कहीं और जा रहे हैं ना सर, बाकी दल जब इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं तो वो साथ में नहीं दिख रहे। फिर हम जब गठबंधन होगा तो वो कॉमन एजेंडा पे होता है। मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता तो हूँ। शुरुआत ये नहीं है मतलब? मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन होता है या सरकार बनाते हैं तो एक कॉमन गोल होता है, कॉमन एजेंडा होता है, जो उस पर सब एग्री करते हैं, तभी वो वही गठबंधन तो बनाते हैं। बात है ना सर, जब बात होती है लड़ाई की तो एकजुटता, मजबूती, मुट्ठीबंद की बात होती है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक पिच पर लाकर आपको रख दिया जाता है तो फिर वहां पर दूसरे दल डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हम किस तरफ जाएं, फिर पोलराइजेशन की बात होने लगती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करते जहाँ एक तरफ मायावती हैं जो कह रही हैं कि हम सपोर्ट में हैं, लेकिन जिस तरफ इस कानून को लाने की बात की जा रही है, यूसीसी को लेकर फॉलो अप कराने की बात की जा रही है, उस तरीके से हम सहमत नहीं हैं। इसे पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा रहा है। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो इतनी हड़बड़ाहट में इस पर चर्चा करने की, ऐसे लागू करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो अलग अलग दलों के अलग अलग विचार हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हम खुला समर्थन देते हैं, देश हित में है, ये राष्ट्र हित में है। तो कुछ दल हैं जो महागठबंधन से भी हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। इस चीज़ को लेकर संविधान उनकी जो विचारधारा है वो इजाज़त नहीं देती कि वो यूसीसी का विरोध करें। आपकी मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब ये पूरा ड्राफ्ट बनकर आता है, सबके अलग अलग विचार हैं इसको लेकर। किसी का कहना है हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, किसी का ये कहना है कि हम सभी धर्मों को लेकर बात करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का लॉ लाना क्या ज़रूरत है इसकी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की प्रथाएँ, अलग अलग तरह के कानून हैं, पर्सनल लॉज हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये यूसीसी जाता कहाँ है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।